ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने सर यांनी सर्वात जास्त मेहनत घेतली सरांनी आणि 2022 मध्ये सरकारकडे पतरूपी पाठपुरावा केला होता आणि महाराष्ट्रातील नामांकित गीतकार गायक यांच्याकडून शिफारस पत्र मिळवले, तेही सर्व सोबत जोडलेले आहे. त्यामुळे पक्षाच्या पाठपुराव्याला यश म्हणून यावर्षी शासनाने महाकवी मामनदादा कर्डक पुरस्कार जाहीर केला आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मी समाजाकडून आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून साहेब आपल्या अभिनंदन करून आभार मानतो. त्यानंतर या वर्ष मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि सर को बुलाने पहले भी आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले हैं ये कांची के बाशिंदों, आज तुम्हें बुलाने वाले हैं, उन्हें बुलाने वाले हैं जो तूफानों से टकराकर भी मशाल जलाते हैं, बहुजन कारवां को मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, संघर्ष जिनकी पहचान है, विचार जिनकी शान है, अन्याय के विरुद्ध जिनका आवाज तूफान है. आइए तालियों की गूंज और जोश के नारों के साथ हम सब हमारे महानेता डॉक्टर सुरेश माने साहब से निवेदन है कि मंच पर बुलाकर आप सभा को आलोकित करें. कांशी तेरे सोच पे हम तुम्हारे साथ हैं. बीआरएसपी जिंदाबाद, बीआरएसपी जिंदाबाद. तूने सोती कौन जगाई. बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को सबसे पहले विनम्र अभिवादन करके, विशेषतः जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं, जिनको बहुजन नायक संबोधित से नवाजा गया, आदरणीय कांशीराम साहब, इनको अभिवादन करते हुए आज के इस जयंती कार्यक्रम में विचार पीठ पे आसीन आदरणीय प्रदीप ढोबले, हमारे एसआर सिंह, एडवोकेट दिनेश राजभर, चंद्रकांत सोनावत जी, पंकज झालके, हाल में उपस्थित आदरणीय केदारी जी, हमारे दो तमिल साथी यहाँ बैठे हैं, बाला और दूसरे साथी है, कई अन्य संगठन के साथी, पुराने बामसेप के बहुत सारे साथी, थाना से आए हुए हमारे पुराने मूवमेंट के साथी भलेराव, कई सारे साथी इस हॉल में मौजूद हैं. कुछ बातें रखने के पहले इस बात का मुझे एहसास है कि यहाँ कई लोग हैं जिन्होंने कांशीराम साहब के साथ काम किया. रामटेके जी भी यहाँ बैठे, कई साथी, हमारे नियाज भाई भिवानी के सबसे पुराने साथियों में से एक है. कई लोगों ने काम किया, कई लोगों ने उनको देखा, कई लोगों ने उनको सुना, कई लोगों ने उनके बारे में टीका टिप्पणियां पढ़ी, अच्छे बुरे राइटिंग्स देखे हैं, आज भी देखते हैं. इसलिए इस बात का मुझे पूरा ध्यान है कि कई लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद आज देश में कांशीराम साहब की जयंती मनाने के लिए होड़ लगी, इनकी एक रेस लगी, इनकी एक कंपटीशन लगी है. क्यों लगी है? क्यों लगी है? सवाल यह है कि क्यों लगी है. और सवाल तो तब खड़ा होता है कि जिन्होंने कभी कांशीराम जी के साथ कोई वास्ता नहीं रखा, जिंदा रहते हुए गालियों के अलावा कुछ नहीं दिया, वो भी लोग जब आज जयंती मनाते हैं तो यह सवाल बहुत बड़ा होता है. जब तक जिंदा थे पूछा नहीं, मरने के बाद तस्वीर लगा.
कुछ लोग कह सकते हैं अच्छी बात है, कल से भोला बिखरा अगर वापस आ जाए, सुधर जाए, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कल कुछ लोगों ने नहीं कि आज कर रहे, इसमें खुशी मनानी चाहिए। इसमें मेरा सीधा सटीक जवाब है, कांशीराम जी की जयंती आजकल उनको मनाना ये उनकी मजबूरी है, ना कि कांशीराम की मजबूरी। ये उनकी मजबूरी बन चुकी है। अब सवाल है कि मजबूरी क्यों बने, मजबूरी क्यों बन चुकी है? तो कुछ लोगों को लगता है कि खोई हुई जमीन इन्हीं को आगे करके हम वापस ले सकते हैं, इस दिशा में लगे, और इसलिए वो जयंती का दौर अब बढ़ता है। शायद आने वाले दिनों में भी और बढ़ेगा। इससे इसका आप अंदाजा लगाइए कि जब बाबा साहब के किसी साथी ने कहा था कि डेड अम्बेडकर विल बी मोर डेंजरस देन अलाइव अम्बेडकर, वही दूसरा रेप्लिका नजर आ रहा है, डेड कांशीराम इज अ मोर डेंजरस फिगर। ये अप्रोप्रिएशन की लड़ाई है, और अप्रोप्रिएशन एक सिस्टम का हिस्सा है, और इसीलिए उसी में लगे। अब इनके ऊपर ज्यादा मैं समय गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी कॉन्फ्रेंस, किसी हाई लेवल इंटेलेक्चुअल मीटिंग का हिस्सा होता है, इसलिए उसके ऊपर मैं समय नहीं गंवाना चाहता। हमारे साथी ने कहा कि जयंती क्यों मनाते हैं, जिक्र किया, जिनको कुछ बनाना उनको समझना होगा पहले भी कुछ बन चुका है, उसके बारे में जान ले, सफलता असफलता इसके बारे में समझ ले, आगे जाने का रास्ता तय करने के लिए ये तुम्हें मापदंड जरूरी है। वैसे भी बहुजन महापुरुषों की जयंती आपको मनाने देता कौन है? ये एक सिस्टम काम करती है, देश में सिस्टम काम करती है, महाराष्ट्र में सिस्टम काम करती है। चाहे जयंती बाबा साहब की हो, फुले की हो, चाहे जयंती शिवाजी महाराज की हो या अन्य किसी की हो, उनके जयंती मनाने के तौर तरीके अलग है, और उन तौर तरीकों के कारण कभी भी आपको असली रूप महापुरुष का कभी समझ में नहीं आता, और आप जैसे ढोबले साहब ने कहा, आप रॉन्ग साइड में बैठ जाते हैं, क्योंकि यह मैकेनिज्म उस तरह से डील करती है, हैंडल करती है। और इसीलिए कल मैंने जब एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि लखनऊ में हाल ही परसों एक सम्मेलन हुआ, और मैंने सोशल मीडिया में लिखा, अच्छी बात है, अगर सही बात देर से समझ में आई है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे अगर स्वार्थ की भावना है तो संदेह है। अगर देर से कोई सच बात समझ में आई है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कोई स्वार्थ की भावना है तो उसके ऊपर जरूर संदेह होगा। उसी मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित हो गया कि कांशीराम साहब को भारत रत्न देना चाहिए। लखनऊ के मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हो गया कि कांशीराम जी को भारत रत्न देना चाहिए, और हम जब आएंगे हुकूमत में तब देंगे। और ये कौन कह रहा है? जिन्होंने कभी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। ये लोग अब कह रहे हैं, क्या ये उनकी मजबूरी है? और एक फिर अलग विषय हो जाता है। लेकिन याद हो कि घंटा आएगी, शायद कल जिन्होंने कांशीराम जी को भारत रत्न देने की बात कही, उसके विपरीत कई बीजेपी वाले भारत रत्न देकर कांशीराम जी को हाईजैक ना करे, ये खतरा दूसरा है। और इसकी सूचना एक तरफ से दिलीप मंडल नाम का दिल्ली का साथी
उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डाली। हालांकि दिलीप मंडल पहले अपने साइड में बैठा था, आजकल वो डाली के दूसरे साइड पे बैठा है, शेख चिल्ली बना बैठा है। तो ये मिस अप्रोप्रिएशन की लड़ाई है। वो सिस्टम के हुक्मरान करेंगे क्योंकि उनके लिए वो खेल है, वो खेलेंगे। सवाल है कि जो लोग अपने महापुरुषों को महापुरुष मानते हैं, वो अपने महापुरुषों के लिए क्या करने वाले, ये बुनियादी सवाल। वो कितने लायक है, कितने नालायक है, इसका जायजा लेकर हमारा काम पूरा नहीं होता है। वो लायक है, नालायक है, गाली गलौज करके आपके महापुरुष की बात आगे नहीं बढ़ती। आप खुद क्या कर रहे हो, खुद क्या करने वाले हो, खुद का योगदान क्या है, वो बातें तय करती है, वो बातें मायने रखती है। मैंने कितना पढ़ा, मैंने कितना सुना, मैंने कितना देखा, इसके बजाय उसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज क्या कह रहा हूं, ये उसका एक ही पैमाना है। हिस्ट्री के साथ जीकर कोई आंदोलन नहीं चलता। जानकारी होना एक अलग बात है, जानकारी रखना जरूरी है, लेकिन इतिहास में गोते लगाना ये किसी सोशल मूवमेंट के मिशनरी को अच्छा नहीं लगता, होना भी नहीं चाहिए। नहीं तो हमने ये किया, वो किया। आप जानते हैं हमारे से कई लोग हैं जो इतिहास में इतने गोते लगाते हैं क्योंकि उनके पास कोई फ्यूचर का ना मैप होता है, ना आगे का कोई एजेंडा होता है, और इसलिए उनको पीछे 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 ही जाना चाहिए। मुझे एक अच्छी बात याद आती है कि भारत में एक विद्वान साथी ने कहा कि भारत के लोगों की गलती से आंखें आगे है, असल में वो पीछे होनी चाहिए, बैक साइड में होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में ये लोग जितना पीछे देखते हैं, उतने दुनिया की कोई कौम उतना पीछे नहीं देखती, और इसलिए उनकी गलती से आंखें आगे है। और इसीलिए महापुरुषों की जयंती मनाने के पीछे का एकमेव मकसद होता है कि जिस रास्ते पर उस महापुरुष ने अपनी जिंदगी बताई, उस रास्ते पर चलने के लिए कुछ लोग तैयार है कि नहीं, जायजा तो ले लो, अंदाजा तो ले लो, जांच पड़ताल तो करो। अगर नहीं है तो किसी को इन्विटेशन तो दे दो, बुलाओ तो सही। आता है कि नहीं फैसला उसका, लेकिन बुलाओ तो सही। और अगर आए तो हमें इस रास्ते से चलना है, कितने तैयार है, उनको लेकर आपको आगे बढ़ना है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। आप कितने महान हो, इसके ऊपर इन बातों का निर्भर होना तय नहीं है। आपके विचार कितने महान है, इसके ऊपर यह तय नहीं है। आप कितने चारित्र्यवान हो, चारित्र्यशील हो, विचारवंत हो, बुद्धिजीवी हो, इसके ऊपर यह तय नहीं होता है। आप में चलने की कितनी औकात है, उसके ऊपर यह तय होता है। आपके में चलने की कितनी क्षमता है, इसके ऊपर तय होता है। उसके विपरीत विरोधी चलने वालों के लोगों का विरोध झेलने की ताकत आप में कितनी है, उसके ऊपर तय होता है। दिनेश राजभर जी कह रहे थे, वो बीच में ही छूट गए, उसको मैं एक सेंटेंस में कहता हूं कि आज भी सोशल मीडिया में मानेसर डीएसपी पे वापस आ जाओ, ऐसी कई बातें हैं। आप लोग भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूं, लेकिन वापस जाके क्या मैं परशुराम की जयंती करूं, ये मेरा सवाल है। वापस जाके क्या प्रबुद्ध लोगों के साथ जाकर मैं बैठूं, ये मेरा सवाल है। क्योंकि ये सीख मैंने उस शख्स से सीखी है जिसका नाम कांचीराम है, उसके गवर्नमेंट के दायरे में होना था। इसलिए मेरी इंडिविजुअल एडजस्टमेंट का सवाल नहीं है। जेन्युइन कमिटेड एक एक्टिविस्ट रहता है, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता है, अपनी इंडिविजुअल प्लेसमेंट के बारे में नहीं सोचता है, न सोचना चाहिए। उसका हमेशा लार्जर पर्सपेक्टिव में ही सोचना होना चाहिए कि मैं वहां बैठो ना बैठो, क्या वो कारवा बढ़ रहा है, उसकी लीडरशिप मेरे पास हो ना हो,
क्या वो बढ़ रहा है? ये पैमाने तय होते हैं। और ये पैमाने को जब देखते हैं तो सवाल कई खड़े होते हैं कि आज राहुल गांधी वही नारा लगाता है जिसकी जितनी संख्या है। क्यों लगाता है? नारा लगाने वाले लोग कहां गए? अगर उससे ज्यादा नारा लगाने वाले दूसरे लोग होते तो वो नारा नहीं लगाता। ये वैक्यूम क्रिएट है। अगर वैक्यूम रहेगा तो कोई ना कोई भरेगा। इसलिए 2 दिन पहले लखनऊ में जयंती हुई। मैं आपको बता रहा हूं 2-4 दिन में अखिलेश करेगा पीडीए के माध्यम से। आज ही है। फिर वो रावण भी बच्चा है, वो भी करेगा, क्योंकि उसके तो पार्टी के नाम है। जबकि रावण कभी भी जीतते रहते हुए कभी वो बीएसपी का भामसेप का डीएसपी का कैडर नहीं रहा है। किसी को ये पता नहीं है, क्योंकि लंबे डिस्टेंस से पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और जिस विचार को कांशीराम साहब ने उछाला उसका उतने ताकत के साथ नेशनल लेवल पे उसको आगे पुश करने वाले का जब वैक्यूम होता है तो कई सारे गुण जाते हैं। ये आज हुआ। कांशीराम जी को समझने में बहुत बड़ी गलतियां हुई है बहुत से लोगों की। महाराष्ट्र में तो बहुत गलती का अंबार है। कांशीराम जी बहुत से लोगों को पता नहीं है, वो महारों के ऊपर ज्यादा जोर देते थे, सभी को पता है। और महारों को लगता था ये गाली है। अब हम भी तो उसी समाज से आते हैं। हम प्राइवेटली पूछते थे, क्योंकि वो नेता ऐसा था कि जिसके साथ कोई भी बात शेयर कर सकता था। जिन्होंने काम किया है उनको पता है। मैंने 84 से लेकर 2002-3 बीमार होने तक, अस्पताल में एडमिट होने तक एक लंबी इनिंग मुझे मिली है। इसलिए उनकी क्या मेथड थी? तो हम जब कहते थे कि आप महारों को इतना क्यों बोलते रहते, तो उनका जवाब रहता था, अरे भाई महाराष्ट्र में इतिहास तो महारों ने ही बनाया है। चाहे बीमा कोरी का हो, चाहे और कुछ, ये इतिहास बनाने वाले लोग हैं। लेकिन आजकल ये इतना इतिहास से मोह मोड़ चुके हैं कि एक तरह से 100% सरेंडर हो गए। अब इनको मैं सीधी जबान में समझाऊंगा तो नहीं समझते हैं, तो मैं क्या? वही बात उन्होंने पंजाब के चमारों को लेकर भी कही। आपको ये मैं और जगपाल पटेल दोनों ने मिलकर कोल्हापुर में जब कांशीराम जी 7 दिन थे तो कांशीराम साहब के ये मुद्दा समझाने की हमने कोशिश की थी। कांशीराम ठहरा पंजाबी आदमी, उन्होंने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब मुझे लगता है वही दोबारा समय सेम दोबारा है। महाराष्ट्र की एकंदर पूरी टोटल अम्बेडकराइट मूवमेंट की जो हालत है, किसी एक को दोष देने की जरूरत नहीं है, किसी का एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर उससे रवैये की जरूरत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए आज 2-3 लोगों को आपने नए सुना, नए स्पीकरों को सुना। दिनेश को काफी लोगों के दिनों के बाद आप लोगों ने सुना। ऐसे दिनेश भी आजकल बहुत कम एक्टिव होता है, इसलिए कम सुना जाता है। पंकज पहली बार बोल रहा था, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये नई जनरेशन आग के रूप में बोलने वाली महाराष्ट्र में पैदा होनी चाहिए, ताकि फिर एक बार हम अम्बेडकरिज्म को अलग सिरे से रख सकें, ये मूवमेंट को जिंदा कर सके, ये मूवमेंट को फिर नई तरीके से, चाहे ये आपकी पत्रिका हो, चाहे नए लोगों को जोड़कर आगे आने की। जब नए लोगों को जोड़ते हैं ना, तो बहुत से पुराने लोगों को दुख भी होता है, क्योंकि उनकी मोनोपोली खत्म होती है। और दलित मेंटालिटी में ये बहुत ज्यादा है।
ये सिर्फ ओबीसी मेंटालिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये दलित मेंटालिटी का भी प्रॉब्लम है। नया वर्कर आएगा तो पुराना वर्कर हिल जाता है, कहीं मेरी जगह तो नहीं जाएगा। अब इसकी जगह होती कहाँ है? कबीर का दुआ है, नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा कहाँ? लेकिन निचोड़ने की ज्यादा चिंता रहती है उसे, फिक्र रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरी पोस्ट का क्या होगा, मेरी पद का क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। और जो अपनी पद प्रतिष्ठा इसमें प्रसिद्धि इसमें लगे है ना, वो कांशीराम जी के मूवमेंट को चलाने लायक नहीं, ऐसा मैं जरूर मानता हूं। चाहे कोई वो मेरे संगठन का हो, मेरे संगठन के बाहर का, मैं कांशीराम को उस समय समझाऊं जब सिद्धार्थनगर हॉस्टल में मैंने रामविलास पासवान जब वो मिनिस्टर था तब उसके साथ स्टेज शेयर किया। और पासवान तो 77 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आया था ना, कांशीराम थे कौन जानता था कांशीराम? ये 77 का बंदा। तब मुझे हॉस्टल के लोगों ने कहा था, जो ट्रेडिशनल अमेरिकन मूवमेंट के थे, क्या आप बहस करने को तैयार है क्या? मैं बोला ठीक है, करते हैं, क्योंकि वैसा भी कॉलेज में कोई डिबेट करता ही रहता था। मतलब बहस करने का टॉपिक तय करो, तो बोले टॉपिक आप ही तय करो। मैं बोला ठीक है, मैं बता देता हूँ टॉपिक, ले लो टॉपिक, कांशीराम एक समस्या की समाधान। ये स्टूडेंट लाइफ की बात है। ये शैलेंद्र घोड़बोले इधर है, अभी इनकम टैक्स ऑफिसर है, ये बेचारे छोटे छोटे थे। कांशीराम समस्या की समाधान है, और मैं उनको चैलेंज करके कहता था तुम साबित करो कि कांशीराम समस्या है, और मेरा चैलेंज होगा कि वो एक समाधान। मंच तुम्हारा रहेगा तो तुम बुलाओ, मैं आने को तैयार हूं, और अगर तुम्हारा खुद का मंच नहीं है तो मैं मेरा मंच लगा के तुमको बुलाता हूं, तुम आ जाओ। ये कहने का तात्पर्य है कि हमने कभी अपने लीडरशिप के अंधभक्त की तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने 94 में वर्ली के अंबेडकर मैदान में खुले कहा था कि कांशीराम से बढ़कर कोई नेता अगर हमें दिखा दे तो हम कांशीराम जी को भी छोड़कर उसके पीछे जाएंगे। कोई दिखाए तो 94 की बात है, जबकि 94 में मैं कोई बड़ा जाना पहचाना कोई आदमी था ही नहीं था। इसका मतलब हमने सोच समझ कर चुने, हमने जानबूझकर गलत डाली पे ऊपर बैठने का खतरा कभी मोल नहीं लिया, ताकि फिर पश्चाताप हो। इससे हमने बचे, और ये बचने के पीछे कई कारण थे कि हमने खुले दिमाग से सोच समझकर जाति धर्म अपना रीजन इसके ऊपर जाकर अपना नेता चुना, ना कि वो मेरे गांव का है, मेरे जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरे सबकास्ट का है, इसके ऊपर उठकर हमने अपना नेता चुना, क्योंकि हमें विश्वास था कि ये आंदोलन को गतिमान कर सकता है, ऊपर ले जा सकता है। बहुत से लोग कांशीराम जी को महापुरुष कहते हैं। मैं यहाँ आने के पहले रानड़े गांधी जी ना बाबा साहब का भाषण पढ़ रहा, क्यों रानड़े को महापुरुष की श्रेणी में बाबा साहब का ला रहे, और इस बाबा साहब के भाषण का 2 लाइन में सार है। वो कहते हैं महापुरुष उस आदमी को कहना चाहिए, वो उनकी सारी पुरानी कसौटियां जो अलेक्जेंडर ग्रेट को लगाई, नेपोलियन बोनापार्ट को लगाई, ये सब लगाकर एंड में लोग क्या कहते हैं कि महापुरुष उस आदमी को कहना चाहिए जिसको हमेशा लगता है कि उनका समाज, उनके लोग एक गतिमान व्यवस्था के अंदर जीवन जिए, अनुशासित रूप से प्रशासकीय व्यवस्था उनकी हो और उस तरह की लीडरशिप हो, तब उसको महापुरुष कहा जाता है। ये जो बाबा साहब की संकल्पना है, इसी को आप फिर कांशीराम साहब का अप्लाई कर दिया। उन्होंने एक तो
इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखाई कि मेरा कुछ नहीं है, जो भी है मैंने बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर से लिया। यहाँ एक नजरअंदाज की हुई चीज है, कांशीराम साहब ने सिर्फ देश के बहुजनों को इकट्ठा नहीं किया, देश के बहुजन समाज के आंदोलन के विचारधाराओं को इकट्ठा किया। विचारधाराओं, चाहे केरल के श्रीनारायण गुरु हो, चाहे तमिलनाडु के पेरियार जी, चाहे बंगाल के गुरुचंद चरणचंद ठाकुर हो, चाहे उत्तर भारत के छोटे छोटे समाज सुधारक जिन्होंने चाहे रविदास के रूप में हो, कबीर के रूप में हो, नानक के रूप में हो, ऐसे 200-250 महापुरुषों का एक संघर्ष एक साथ मिलाकर बहुजन समाज के सामने एक नया समाज परिवर्तन का फार्मूला रखने वाले बाबा साहब के बाद अकेले कांशीराम जी। इसलिए उन्होंने पार्टी कितनी बनाई, कौन सी बनाई, कौन से समाज को जोड़ा, इसके पहले कौन से विचारधाराओं को इकट्ठा किया, ये सबसे बड़ा महत्व मुद्दा है। और उस विचारधारा के कारण पेरियार जी उनके जमाने में तो चले, लेकिन क्या बीच में गैप नहीं आया? उत्तर भारत में पेरियार जी पीछे नहीं छूटे। कांशीराम वो शख्स है जिनके कारण नारायण गुरु और पेरियार जी दोबारा उत्तर भारत में गए। क्या इसको कोई रिजेक्ट कर सकता? कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। जो बंगाल आज हमारे अम्बेडकर आंदोलन के साथ पूरा टूट चुका है, पूरा बीजेपी में मर्ज हो चुका है, पूरे बीजेपी में हमारे शूद्र समाज के लोग, नमो शूद्र हो, चांडा हो, आज जैसे ओबीसी इधर रीढ़ की हड्डी बना है, वैसे नमो शूद्र बने हैं। बाबा साहब के बाद सिर्फ कांशीराम शख्सियत के तक पहुंचता है। ज्योति बसु सीएम था, याद होगा, बहुत लोगों को पता नहीं है। ज्योति बसु सीएम था और पहली बड़ी रैली गांधी मैदान पे थी। हाँ, एक बड़ा मैदान है कोलकाता में, उस मैदान में थे। और कम्युनिस्टों ने सोचा कि रैली होने नहीं देंगे। आखिरी वक्त में परमिशन जब रद्द किया तो देश भर से आए लोग रात भर वहां बैठे, छोड़ा नहीं मैदान। ज्योति बसु को लगाता है लोग ऐसे ही पहले बार आए, टूरिस्ट होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिर कर चले जाएंगे, जैसे आजकल के वर्कर रहते हैं, थोड़ी मीटिंग में जाना है, चलो जाके आते देखता क्या है, उनको लगा टूरिस्ट होंगे। आखिर ज्योति बसु को बात माननी पड़ेगी। कुछ नहीं था, अपना एमपी एमएलए नहीं था, लेकिन एक मूवमेंट की जो ताकत होती है, इसका एहसास, इसका जो एहसास है वो कराने बड़ा काम था। और वो सिर्फ किया नहीं, उन्होंने हथकंडे भी अपनाए। जब ये बीएसपी जब बनी तो ये हमारे वामन मिश्रा, विडी बोरकर, हम महाराष्ट्र के लोग लाल किले के सामने तंबू डालकर कपड़े के तंबू के अंदर रह चुके हैं। उसमें विडी बोरकर का फादर भी। आजकल के बीएसपी वालों को ये बातें पता भी नहीं है, शायद उनके रीच की बाहर की बात है। तब मंच की देखभाल खापरडे कर रहे थे, खापरडे के अलावा मंच का पत्ता नहीं हिलता था। और तब 3 दिन का कन्वेंशन पेपर में खबर छपी, दिल्ली में 3 दिन के कन्वेंशन पे पेपर में खबर छपी। कांशीराम नाम का एक चमार है, उसने एक चमारों की पार्टी बनाई है और उसका वो नेता बना। छोटी सी खबर थी, उसी खबर को कांशीराम जी ने पढ़ के, मन से पढ़ के लिखाया था। अब नॉर्मली खबर सुन के हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, यार क्या खबर है। कांशीराम जी बोले चलो अच्छी खबर है, मुझे कम से कम चमारों का तो नेता बनाया, कम से कम चमारों को तो पता चलेगा अपनी कोई पार्टी है। मेरा काम बोले आसान हो गया, मेरा काम आसान हो गया।
पूरी सी पूरी भी चीज में से पॉजिटिव रूप से देखने का जो रवैया होता है, यही बात उन्होंने आगे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस वहां कांशीराम जी को, बीएसपी को रोकने के लिए कहती थी तो चमारों की पार्टी है। कांशीराम जी बोले यार ये फोकट में मेरे को प्रचारक मिल रहे हैं, फोकट में मैं उनके लोगों के पास जा नहीं सकता, मेरे पास ना मीडिया है, ना पैसा है, ना दौलत है, मैं कैसे जाऊंगा। तो मैंने कांग्रेस को आउटसोर्स किया और कांग्रेस वाले ही कहते घूमते फिरेंगे कि ये चमारों की पार्टी है। बोले मेरा काम आसान हो गया, कम से कम चमार तो समझ जाएगा साला अपनी कोई पार्टी है। सिर्फ एक बात नहीं, जब इलाहाबाद बाई इलेक्शन वीपी सिंह के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो उनके शायद भाषण आज भी मिलते हैं, यूट्यूब पे मिलते हैं आपको। तो उनके भाषण का तरीका यह रहता था कि वो उसी बस्ती में जाते थे जहां कोई उनको पूछता नहीं था, कोई पूछता नहीं, और उसी बस्ती में जाकर खुद एक छोटा सा स्टूल या वो रेवड़ी बांटने वाली जो 4 व्हीलर होती है उसके ऊपर लाउड स्पीकर रखा होता है और उसमें से भाषण देते हैं। मुझे पता चला कि यहाँ के लोग मेरा बड़ा भारी समर्थन करने वाले हैं, इसलिए मैं आया। यहाँ के लोग मेरा बड़ा भारी समर्थन करने वाले हैं, जबकि कोई कुत्ता नहीं रहता था पीछे। लीडर इसी को कहते हैं, लीडर इसी को कहते हैं। जो नहीं है वो पैदा करना, ये लीडर की निशानी है, ये लीडर की निशानी है। इसलिए कांशीराम जी उस चर्च में लीडर थे और लीडर की पहचान भी कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल धुरंधर होनी चाहिए, धुरंधर, नहीं तो गधे और लीडर इसमें अगर फर्क ही नहीं है तो मैं कहता हूं गधे का अपमान है, इसका नहीं, गधे का अपमान है। और लीडर इतना कैलिबर होना चाहिए। मैं अपने भी वर्करों के ऊपर इसलिए गुस्सा होता हूं, साले गधे जैसे मत रहो ना, समाज परिवर्तन का कारवां चला रहे ना, गधे जैसे रहकर तुम कारवां नहीं चला सकते, ये गधों का काम नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकल रूप में जब घोड़े नहीं मिलते तब तक गधे से काम चलाओ, ये भी है, प्रैक्टिकल रूप से ये भी है, जब तक घोड़े नहीं मिलते तब तक गधे से चलाओ। लेकिन गधे बनकर ये जंग थोड़ी लड़ी जाती है। इसलिए आजकल मैं जोर दे रहा हूं, घोड़ा बनाने में लगाओ, जिसमें घोड़ा बनने की हिम्मत है वो टिकता है, जिसमें घोड़ा बनने की हिम्मत नहीं वो भागता है। और मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं गधे असफल लोगों को लेकर संगठन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ऐसे संगठन रोजी रोटी वाले लोग बना ले तो बेहतर। मुझे कोई अपनी रोजी रोटी का सवाल तो है नहीं, जिसके 2 वक्त के रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है वो अपना संगठन बना ले, गधे घोड़े बना लाए, किसी को भी शराबी को, चारित्रहीन लोगों को लेकर वो बना। मैं सच में कह रहा हूं, सच में कह रहा हूं, क्योंकि बीच में मेरे को कुछ लोग छोड़ के चले गए विदर्भा में। क्यों? क्योंकि शाम को उनको शराब पीने की आदत थी और मैंने मना किया। अब पीने वालों को पीने से मना कर दो तो तुमको छोड़ जाता है जल्दी, वो बीवी को छोड़ देता है, तुम्हारा क्या, तुमको बाल बच्चे को छोड़ देता है, कई कारण होते हैं। इसलिए लीडरशिप हमेशा धुरंधर होनी चाहिए, और धुरंधरता मैंने कांशीराम साहब में देखी, समझी है। जिस कॉन्सेप्ट का जिक्र किया आपने, चंडीगढ़ का अधिवेशन 81 का 3rd मार्क्सवादी कन्वेंशन, कांशीराम जी के जिंदा रहते हुए 3 ही अधिवेशन हुए, बाकी बाद में वाले हैं। ये 3rd कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन, चीफ गेस्ट कर्पूरी ठाकुर, चीफ गेस्ट रामविलास पासवान, कांशीराम जी ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर कौन जानता है कांशीराम जी को 81 में? चीफ गेस्ट पासवान, कर्पूरी ठाकुर, बड़ा हुआ कन्वेंशन। पहली बार इंदिरा गांधी को खबर लगी कि ये नीला झंडा महाराष्ट्र को दफनाया था, ये पंजाब में कहां से उड़ा? शुरुआत वहां से, शुरुआत वहां से। बड़ा कन्वेंशन हुआ
और हेमवती नंदन बहुगुना बड़ा लीडर था उस वक्त उत्तर प्रदेश का। कांशीराम जी को लखनऊ में मिला और हेमवती नंदन बहुगुना ने कांशीराम जी को कहा, यार वो आपका कुछ मानसिक का कुछ है, बड़ा अच्छा सम्मेलन हुआ, हमको क्यों नहीं बुला, हमको क्यों नहीं बुलाते? कांशीराम जी का जवाब था, वैसे भी मैं ब्राह्मण से बहुत डरता हूं और तू ठहरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, ब्राह्मण से एक गुण से मैं बहुत डरता हूं, तू तो बहुगुना है, तू तो बहुगुना है, तुमको बुला के मैं क्या करूं? छोटी सी बात है, लेकिन लीडरशिप किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से नहीं होनी चाहिए, इसकी ये जीती जागती मिसाल है। ये एग्जाम्पल है। जिनको एग्जाम्पल नहीं समझ में आया वो कोलैप्स होते हैं, हुए हैं, आगे भी होंगे। क्योंकि जब दुश्मन को आप गले से लगाते हो तो अपने लोगों को किससे लड़ोगे, किससे इनके खिलाफ लड़ो, कैसे बता पाओगे? कम से कम लड़ाई आंदोलन के लिए एक दुश्मन तो होना चाहिए। आज देखो सत्ता में सब जगह पे बैठे हैं, फिर भी कुछ लोगों को दुश्मन के तौर पर पेश कर रहे हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कोई भी हो, चाहे भाषा वाला हो, चाहे बेचारा जम्मू कश्मीर का सोनम वांगचुक क्यों ना हो, लेकिन दुश्मन के रूप में पेश कर रहे हैं। जिस दिन तुम दुश्मनों को ही पेश करने को खत्म करोगे तो तुम्हारी लड़ाई किसके खिलाफ होगी, तुम्हारा आंदोलन किसके खिलाफ होगा? और इसीलिए कांशीराम साहब ने बहुत सोच समझ कर काम किया। जो हमारे दिनेश राजभर कह रहे थे ना कि कल परसों किसी ने खबर कही कि मैं वो रहती तो मुख्यमंत्री बनाता, मुख्यमंत्री बना। उसके पहले उन्होंने 10 दिन पहले एक अंग्रेजी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि कांशीराम जी इज नथिंग विदाउट दलित एक्सप्रेशन, और उसका भी जवाब मैंने सोशल मीडिया में दिया कि जो आप बोलने वाले हो, यू आर ऑल्सो विदाउट गांधीयन डायनेस्टी। तुम्हारे पास भी गांधीयन डायनेस्टी के अलावा है क्या? शायद मुझे 2-4 दिल्ली वालों को बुरा लगा, लेकिन मैंने उसमें भी आगे लिखा कि तुम्हारे लीडर को समझाओ, अगर उसको पॉलिटिकल अर्थमेटिक समझता है तो वो ऐसे कांशीराम जी के खिलाफ स्टेटमेंट करके अपने पैरों के ऊपर गुलामी मार रहा है। तुम्हारी लड़ाई मायावती से हो भी सकती है, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर तुम कांशीराम के खिलाफ जंग छेड़ोगे तो वो उत्तर भारत के चमार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी स्टेट वाले छोड़, लेकिन यूपी का, नॉर्थ का कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उतनी ऊंचाई है। योगेंद्र कबाड़ी जी ने जयभीम नाम का मैगजीन चलाया था, उस जयभीम नाम के मैगजीन ने जितनी कांशीराम जी के ऊपर टीका की उतनी किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं। इतनी घिनौनी लेवल की, लो लेवल की। लेकिन कांशीराम जी ने कभी कवाड़े के ऊपर उतर उसका जवाब नहीं दिया, कवाड़े के ऊपर उसका जवाब कहीं नहीं दिया कि कवाड़े कौन है, क्या है वगैरह, ऐसा कभी नहीं कहा। महान लीडर वही होता है जो गली कूचे के भोंकने वाले उसको वो पार करके चला जाता है। कुछ समय के लिए उन लोगों को लगता है कि मेरे से डर गए, हिम्मत नहीं है मेरे से लड़ने, वो समझता है, और यही समझ उसकी बेवकूफी होती है, यही समझ उसकी बेवकूफी होती है, क्योंकि वो बड़ा लीडर होता है, उसका निशाना कोई और होता है। इसलिए कांशीराम का वो भी कोटेशन है, लायक लोग दुश्मनों से लड़ते हैं और नालायक लोग अपनों से लड़ते हैं। लायक लोग दुश्मनों से लड़ते हैं और नालायक लोग
दुश्मन छोड़ दो, अपनों से ही लड़ते हैं। और इसी लड़ाई में बहुजन समाज पूरा जीत चुका है। और इसी का कुछ फायदा लेकर हमारा एक साथी जब अब कांग्रेस पार्टी में गया तो उसको भी कुछ करना है, अपनी भी लीडरशिप बनानी है। तो कांशीराम जयंती का सहारा सही, वो सहारा लेकर अपनी भी लीडरशिप बनाए। बोले बड़ा अच्छी बात है, रास्ता अगर सही है तो उस बहाने दो चार इधर के उधर हो गए तो चल सकता है। लेकिन मैंने उसको सुना, क्या सुना? यही सुना कि तुम तो सीएम की बात करते हो। दिनेश ने तो कहा शंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति का चुनाव लग रहा था तब बीएसपी के एमपी और एमएलए थे, एनआरए जी एमपी एमएलए थे, कई राज्यों में थे। और शंकर दयाल शर्मा ने फोन करके कांशीराम जी को रिक्वेस्ट किया कि आपके एमपी और एमएलए हैं और उनका राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट अहम है, आपके एमपी एमएलए के वोट मुझे दिलवा दो। ये शंकर दयाल शर्मा ने खुद कहा। कांशीराम जी का जवाब क्या था? जवाब ये था कि तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। अब ये कौन बोल सकता है? इस भाषा में कौन बोल सकता है? जो अपने पैरों पे खड़ा है ना, वही बोल सकता है। जो बैसाखी लेकर चल रहा है उसको कितने भी लाते मारो, जूते मारो, जिससे भी मारो, वो थोड़ा ही बोल सकता है। कांशीराम ने कहा तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती? बोले खैर, कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, लेकिन सुनते हुए मुझे शर्म आती है। ये फर्क है, ये फर्क है। बोले मैं उस मकसद में लगाऊं कि देश के पांचों जगह पे कोई पंडित नहीं होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री पंडित नहीं होना चाहिए, देश का राष्ट्रपति पंडित नहीं होना चाहिए, देश का चुनाव आयोग पंडित नहीं होना चाहिए, देश का चीफ जस्टिस पंडित नहीं होना चाहिए। ऐसे पांचों जगह से मैं पंडितों को हटाने में लगाओ और तुम कह रहे मुझे शर्मा को वोट दो। ये चोरी छिपी बात नहीं, ये कांशीराम जी ने शिवाजी पार्क मैदान से मंच से कही गई बात, खुली सभा में कही हुई बात है। इसका मतलब लीडर का निशाना इतना क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि उसके फॉलोअर को कभी भी उसके बारे में डाउट नहीं लगना चाहिए, डाउट कभी भी नहीं लगना चाहिए। और इसी के चलते जो लोग चुने वो मजबूती के साथ चुने। हालांकि कोई भी संगठन चिरंजीवी नहीं होता, जुटना टूटना वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। आदमी थक जाता है, उसके अपने कारण होते हैं, कोई और रीजंस होते हैं, किसी की शादी होती है, किसी के बच्चे होते हैं, कोई बूढ़ा हो जाता है, कोई थक जाता है, किसी का विश्वास उठ जाता है, कोई लड़ने की हिम्मत नहीं रखता, कारण कई और होते हैं। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया, लेकिन उस नैसर्गिक प्रक्रिया को भी पार करके कांशीराम जी अपना आंदोलन चलाने में सफल रहे। ये हमारे ये दोनों उत्तर भारत के हैं। ये जो लोग कह रहे थे ना कि हमें बाबा साहब बाद में पता चला, उत्तरी भारत में कई ऐसी जातियां जिनको आज लेने की होड़ लगी है, उन जाति तक बाबा साहब का भी नाम नहीं पहुंचाओगे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए और लोगों से मिलिए, उनके घर में जाकर पूछिए और उनको पूछिए बाबा साहब का नाम आपको कैसे मालूम हुआ, तो वो बीपी मौर्य का नाम देंगे और बीपी मौर्य के बाद कांशीराम का नाम देंगे। इसका मतलब बाबा साहब नहीं पहुंचे थे ऐसी नहीं है, लेकिन जो खुली बरमास है, जो साधारण मास है, एक मास लेवल के एक लीडरशिप का मॉडल होता है, वो मॉडल चाहे बाबा साहब के समय में बीपी मौर्य जैसे लोग लेके गए और उसके बाद साहब श्री कांशीराम जी के माध्यम से लोग लेके पहुंच गए। क्या ये असलियत नहीं? चाहे फूले हो, चाहे पेरियार जी हो, चाहे नारायण हो,
बाद भी बहुत से लोगों ने चे गोवेरा की बायोग्राफी पढ़ी है। हमारा चौगुले आजकल पढ़ने में लगा, बहुत अच्छा है, कम से कम पढ़ने में तो लगा। चे गोवेरा वो शख्स है जिसने फिडेल कास्ट्रो के साथ मिलकर क्यूबा में रिवॉल्यूशन सक्सेस की, सत्ता बनी, चे गोवेरा निकल गया। उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाने का जब मौका आया तो कांशीराम जी ने सत्ता को लात मारी, ठोकर मारी। उस वक्त की मायावती, मैं उस वक्त की मायावती कह रहा हूं, उस वक्त की मायावती कह रहा हूं। उनको कहा 200 करोड़ और एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, मुझे उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने के बजाय देश भर जाके बहुजन मूवमेंट चलाने में मुझे अपना रोल निभाना है। ऐसा नहीं तो तुम्हें कब मिलेगा। चे गोवेरा की लेवल तो नहीं होगी, क्योंकि चे गोवेरा भी कुछ साल तक रहा और बाद में अलग तरह से गया। लेकिन पहली बार सरकार बनने के बाद भी महाराष्ट्र का बाल ठाकरे को कितनी भी गालियां दे दे, उससे हमारे कितने भी मतभेद हो गए, लेकिन बाल ठाकरे भी कभी सत्ता में खुद नहीं बैठा, खुद नहीं बैठा। उसी तरह कांशीराम भी वो शख्स है जिन्होंने सत्ता के मुकाम तय किए, उसके बैठने वाले लोगों को तय किया। अगर वो चाहते तो खुद बैठ सकते थे, लेकिन वो उससे बैठकर अलग हुए, नहीं बैठे। ये लीडरशिप की क्वालिटी है, ये लीडरशिप की क्वालिटी है। किसी पार्टी का अध्यक्ष होना, किसी पार्टी का नेता होना एक अलग बात है, और किसी विचारधारा की मूवमेंट उन इलाकों तक पहुंचाना जहां वो बिल्कुल उसका नामो निशान नहीं, ये लीडरशिप की पहचान है, ये लीडरशिप का काम होता है। और इसीलिए आज भी देश के कोने कोने में, चाहे आप भी केरल में अभी भी चले जाए, जहां मैंने जिंदगी के 10 साल लगाए, तमिलनाडु में चले जाए, वहां भी 10 साल लगा, तो कहीं रीजन में आपको जो भी 21-22 तारीख को मैं गुजरात जा रहा हूं, राजकोट में हूं, सुरेंद्रनगर में हूं, वहां का आज भी यंग जनरेशन का हर लड़का कहेगा कि हमने कांशीराम साहब के साथ बहुजन मूवमेंट सीखी, और कांशीराम साहब के बाद डॉक्टर माने से सीखी। ये गुजरात की नई पीढ़ी अपनी। इसका कारण यह होता है, आप आदमी की फिक्र मत करो, आप लोग क्या व्यक्ति की फिक्र करते हो। व्यक्ति की फिक्र छोड़ो, मूवमेंट की फिक्र करो। यही गलती है तुम लोगों में, चाहे मेरे साथ रहने वाले लोग भी हो या नहीं रहने वाले लोग भी हो। आप लोग व्यक्ति की फिक्र करते हो, व्यक्ति को नेता बनाने में लगते हो, व्यक्ति को आगे बढ़ाने में लगते हो, इसके बजाय मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगाओ। अरे जब मूवमेंट आगे बढ़ेगी तो उसके साथ अपने आप बड़े होते, गधे भी बड़े होते ना, तब आपका नाम होता है, अपनी पहचान होती है। ऐसी पहचान बनाने से नहीं होती। लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों को बड़ा कैसा होना है, क्या इसका भी क्रेडिट कैंप लेना है क्या? अरे कौन कौन से चीजों का क्रेडिट कैंप लेना? मुझे बहुत से लोग कहते साहब इसको समझाओ, उसको समझाओ। अरे कितने जिंदगी में लोगों को समझाते रहे। बिहार में 6 एमएलए थे डीएसपी के, लालू प्रसाद ने तोड़ने के पहले कांशीराम जी को खबर आई थी, वो बॉम्बे में आए थे मीटिंग के लिए, और फिर उन्होंने खुली सभा में कहा कि मैंने एमएलए बनाए, उनको पार्टी का टिकट दिया, एमएलए बने, लेकिन उनको रोक कर रखना ये मेरा काम नहीं है। उनको लगेगा कि इनका रुकना जरूरी है तो रुकेंगे, और उनको जाना है तो जाए, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। ये है एब्सोल्यूट क्लैरिटी। जिसमें विश्वास होता है ना, वो गधे और कमजोर लोगों की फोर्स कभी अपने आजू बाजू में नहीं रखता है। वो कहता है ये 10 गधे निकल गए ना, मैं 10 नए पैदा करूंगा। ये लीडरशिप की कसौटी है, और इसलिए उन्होंने कभी फिक्र नहीं कि एमएलए गया, एमपी गया, भाग गया, कभी नहीं फिक्र की। आता है तो आओ, जाता है तो जाओ।
अरे जो आदमी अपने माँ बाप की घर परिवार की फिक्र नहीं करता, वो तुम 2-4 MP MLA इधर से उधर भाग गए तो फिक्र करेगा? तुम्हारे लिए अपना सब काम छोड़ छाड़ के आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये बटरिंग है, आप रुक जाओ। मूवमेंट किसी का इंतजार भी नहीं करती, और ऐसे लोगों को ज्यादा अपने आप में शामिल ज्यादा समय तक नहीं करती। इसलिए ज्ञान में हम वो भी पढ़ाते हैं, बैड कॉइन गोज आउट ऑफ सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली। खोटा सिक्का अपने आप निकल जाता है, अपने आप निकलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा दिन मार्केट में नहीं चलते। और इसीलिए एक बात ध्यान में रखते हुए कि कांशीराम साहब ने कभी भी ये दावा नहीं किया, क्लेम नहीं किया कि मैं अपने जिंदगी में सब कुछ करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। उन्होंने ईमानदारी के साथ कहा कि हम अपने जीते जी सफल होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि हमारे आने वाली औलादें इस देश में ज्यादा और आगे गुलाम नहीं रह सकती। इसके लिए काम करना, इसके लिए काम। हमारे लोग काम करने में कैसे लगते हैं? MLA का टिकट चाहिए, MP का टिकट चाहिए, कारपोरेशन का टिकट चाहिए, इसको समर्थन देना है, उसका समर्थन लेना है, यही जिंदगी है, इसी में लगे। ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन लंबे रेस का घोड़ा होना एक अपनी जगह पे। और ये कांशीराम जी के साथ वो नेक इरादा था, इसलिए लाखों लोग चल पड़े। बाबा साहब के साथ चलने के लिए किसी को इनविटेशन था, कांशीराम के साथ भी लाखों लोग अपने चल पड़े, देश के कोने कोने में चल पड़े। ये यही उसी का परिणाम होता है कि आप किस तरह का मॉडल दे सकते हो, किस तरह की मेथोडोलॉजी दे सकते हो, किस तरह की वर्किंग मेथड दे सकते हो। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूंगा, प्रैक्टिकल बिल्कुल। एक वर्कर बहुत काम करता था, लेकिन कहता था मैं बहुत गरीब हूं। सेंटर होटल की बात है, तो वो बार बार कांशीराम जी को कहता था मैं बहुत गरीब हूं, गरीब घर का हूं, गरीब घर का हूं। आपने भी गरीब घर का याद दिला। तो कांशीराम ने एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, बोले भड़क उठे। यार बोले गरीब है, गरीब है, बार बार कह रहे हैं, मैं सारे गरीबों को लेकर क्या करूं? सारे गरीबों को लेकर संगठन कैसा चलाओ? उसको लगा मेरी पीठ थपथपाएंगे, चलो ये गरीब घर का होने के भी आदमी करता है, ये है लीडर। बहुत से लोग कहते थे साहब आप बताओ, हम जान दे देंगे, किसको मारना है, किसको मरवाना है बताओ, हम कर देंगे। और कोई खुद कहता था मैं भी मरने को तैयार हूं। कांशीराम कहते थे मुर्दा लोग मूवमेंट नहीं चलाते, जिंदा लोग चलाते हैं, मुर्दा लोग नहीं चलाते। अब ये अलग बात है, जिंदे लोगों के भेष में बहुत सारे मुर्दे होते हैं, जिंदे लोगों के भेष में बहुत सारे मुर्दे होते हैं, और ये मुर्दे कभी भी उठकर खड़े नहीं होते। इसीलिए कांशीराम जी का योगदान अलग लेवल का है, लेकिन उनका सही आकलन अभी तक नहीं हुआ। कांशीराम जी के पैरों के नीचे बैठकर उनके पैर दबाने वाला, भ्रष्टाचार के आरोप में 1 लाख रुपए में पकड़ने वाला एक पुराना मार्क्सिस्ट का साथी, उसने एक समय पे कहा मेरे सामने कि कांशीराम कभी भी चिंतक नहीं थे। बात पुणे यूनिवर्सिटी की, पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में वो मेरे सामने कहा कि कांशीराम कोई चिंतक नहीं थे। मैंने उसी मन से उसको नीचे उतरवाया था पुणे यूनिवर्सिटी के फंक्शन में। वैसे मेरी इनकाउंटर अच्छे लोगों से हुई है, BC कामले के साथ पुणे में एक बार हुई है, तो कई हो चुके हैं। तो BC कामले के मुकाबले में ये कल का बामसेप का लौंडा कौन सी बड़ी बात की थी। मन से मैंने उतारा और बोला तो ये इसका हकदार नहीं है, तू जरा पढ़ाई विढ़ाई ठीक ठाक करके कोई किताबें सबूत लेके फिर एक दिन बैठते,
10-20 न्यूट्रल लोगों को बुलाते और तेरे एग्जामिनेशन करवाते, तो फिर तू अगर साबित हो गए तो बोल दे, क्योंकि वो नहीं समझ सकते कांशीराम जी की टेक्निक, चाहे 1 वोट 1 नोट हो। मैंने खुद कांशीराम के साथ पीटी बोराले, घनश्याम तलवटकर, ये जो बाबा साहब के तालीम में तैयार हुए लोगों के साथ जो गार्डन में, फाई गार्डन में पालनकोट हॉल था, आजकल है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो पालनकोट हॉल में मीटिंग बुलाई थी कांशीराम जी। मुझे काम दिया था कि इनको जाके आपको मैसेज देना, ये दिया। उसमें भाई पीटी बोराले के घर पे उस समय गया और कांशीराम जी ने उनसे पूछा, भाई बाबा साहब ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, वो साधन कैसे खड़े करते थे? आप उनके तालीम में तैयार हुए, आप उनके राइट लेफ्टिनेंट रहे, आपको तो पता होगा कि बाबा साहब अपने मूवमेंट के लिए साधन कैसे खड़े करते थे। मैं खुद उसका आई विटनेस हूँ। पीटी बोराले बोले वो हमें नहीं पता, बाबा साहब चाहते, बाबा साहब। मतलब वो आदमी इतना सीखने की कोशिश में था और हमेशा था, एक दिन में नहीं, हमेशा था। उसने अपने आप को कभी सुप्रीमो नहीं माना कि मुझे सब कुछ ज्ञान है। वो छोटे से छोटे वर्कर से भी सीखने की उम्मीद रखते थे कि भाई ठीक है, तू नए जनरेशन का है, तेरे को ज्यादा कुछ पता होगा। वो भी सुनने की आदत थी। ये भी एक क्वालिटी होती है और ये क्वालिटी के चलते ही उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी, उनका एक लखनऊ का भाषण है कि किसी भी मूवमेंट को अगर सस्टेन करना है तो वो जनरेशन टू जनरेशन चलनी चाहिए। ब्राह्मणिज्म जनरेशन टू जनरेशन है, आरएसएस जनरेशन टू जनरेशन है, इसलिए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। लोग आएंगे जाएंगे, मूवमेंट कंटिन्यूटी होती है। हम मूवमेंट को छोड़कर आदमियों को पकड़ने में लगे हैं, लोगों को पकड़ने में लगे हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरा गांव वाला, मेरे जिले का, मेरे स्टेट का, मेरे भाषा का, ऐसे हम छोटी संकीर्णता लेवल की मानसिकता रखने वाले लोग बड़ा नहीं काम कर सकते। बड़ा काम बड़ा दिमाग, बड़ा काम छोटा दिमाग, मिसमैच। ये छोटे दिमाग वाले लोगों का काम नहीं है। और इसीलिए कांशीराम जी को सफलता जो मिली, उसके पीछे कई कारण है, लेकिन उसमें एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट होना, ये एक उनका अनोखापन है। स्ट्रेटेजिस्ट होना, और स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उनकी फिर शिवाजी पार्क की एक सभा की मैं याद करवाऊंगा आपको, शायद आप उसके विटनेस रह चुके हो। आप लोगों ने देखा है बीपी सिंह अचानक मुंबई में उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जसलॉक हॉस्पिटल में आया था और उसी दिन शिवाजी पार्क मैदान में सभा थी। यस, डोबले जी को याद है। बीपी सिंह अचानक आया और कैसे समय पे आया, जब कांशीराम जी का भाषण चल रहा था। मतलब उनका कोई प्री प्लान अपॉइंटमेंट था ही नहीं, उनको कोई आने का ही नहीं था। लेकिन बीपी सिंह अचानक हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट लेकर वहां पहुंचा। अब कांशीराम जी का भाषण चल रहा। अब बीपी सिंह इतना बड़ा आदमी आने के बाद तो पॉलिटिकल ये होता है ना कि भाई आ जाओ, क्योंकि सिक्योरिटी खबर तो देती है। उनको बुलाया ऊपर और कांशीराम जी बोले आए हो तो आ जाओ, बोलो। मतलब अपना भाषण रोक दिया। अब बोले आप बोलो। बीपी सिंह को लगा आखिरी बोलने का मौका है, क्यों पहले बोलो। ये है छोटी छोटी सी बात। वो बोले आप बोलिए। तो कांशीराम जी बोले नहीं नहीं नहीं, पहले आपकी सुनेंगे, बाद में आपको सुनवाएंगे। ये टेक्निक है, ये लीडर है। इसलिए अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर, ये कॉम्प्रोमाइज की जो बात है ना आजकल की, अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर, ही वाज अनडिस्प्यूटेड अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर। और बीपी सिंह के भाषण के बाद जब खुद बोले
बोलना शुरू किया तो बोले बीपी सिंह आज यहाँ है, हमने बुलाया तो नहीं था। मन से डायरेक्ट बुलाया तो नहीं था, लेकिन वो आए तो हमारे मेहमान हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, आज बीपी आया है, कल पीवी आएगा। पीवी मतलब पीवी नरसिंह राव, तब वो पीएम था। और ये स्टेटमेंट कांशीराम का शिवाजी पार्क में हुआ और 96 में नरसिंह राव खुद जाकर कांशीराम के साथ पहुंचे उत्तर प्रदेश में बीएसपी और कांग्रेस का अलायंस करो। ये महाराष्ट्र के लोग हैं ना, बीजेपी और बीएसपी की अलायंस की बातें बहुत करते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी की अलायंस की बातें कहीं नहीं करते, उसको पीछे पीछे रखते हैं। नरसिंह राव पीएम, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार को डेप्यूट किया। किसने? पीवी नरसिंह राव ने शरद पवार को डेप्यूट किया। और दिल्ली टू लखनऊ फ्लाइट थी, शरद पवार साथ में था। शरद पवार को लगा मैं रामदास आठवले से ही बात कर रहा हूं, मतलब ऐसे ही लोगों से बात कर रहा हूं, तो उसने हल्के लहजे में कहा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी कितनी सीटों पर लड़ेगी। ये किसने कहा? शरद पवार। कांशीराम जी ने उसके ऊपर देखा, बोले क्या वो पंजाबी आदमी बोलते ना, क्या बहुत करते लंबा, क्या बोलते बीएसपी कितनी सीटों पर लड़ेगी। कांशीराम जी ने शरद पवार को कहा तू महाराष्ट्र में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ बीएसपी कितने सीटों पे लड़ेगी ये सवाल नहीं है, यहाँ कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी ये सवाल। तब 425 सीटें उत्तर प्रदेश की असेंबली की, 300 बीएसपी के खाते में, 125 कांग्रेस के खाते में। तब खुले मन से कांशीराम नाम का नेता कहता है महाराष्ट्र के आरपीआई वालों ने 1971 में एक अलायंस किया था, उसमें 582 सीटें थी लोकसभा की, उसमें 521 गांधी के खाते में गए, एक अम्बेडकर के खाते में आई थी पंढरपुर की। तब मुझे दुख हुआ था, तब मैंने कहा था ये बंटवारा गलत है। मैं अहिल्या वही वो पुणे का जो स्कूल है अहिल्याश्रम, उस मैदान में ये जो पुणे का भाई वैद्य और दादा साहब रुकोते को देखकर मैं